गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। गाइस, सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई सेंटेंस ही सर ने क्यों शुरू करा। तो मैं आपको बताऊं कि हम जो भी बातें करते हैं इंग्लिश में, जो कुछ भी आपके सामने आने वाला है 90% से ज़्यादा चीज़ें सेंटेंस के फॉर्म में आती हैं। क्या आप कोई वर्ड बोलते हैं? हमेशा वर्ड्स नहीं बोलते हम लोग वर्ड्स के ग्रुप को यानी सेंटेंस बोला करते हैं। 90% से ज़्यादा बातें, प्रूवन है, ये फैक्ट है कि हम 90% से ज़्यादा बातें वाक्यों के माध्यम से करते हैं। अकेले सिंगल वर्ड्स का यूज़ केवल हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो गाइस, इसलिए सेंटेंस ज़रूरी होते हैं। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि आपके एग्ज़ाम में, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो फिलर्स आए, पैसेजेस आए, तो सभी जगह वाक्य थे। तो आपको अगर फिलर फिल करनी है, वहाँ पे सिंगल वर्ड आना है उस फिलर में, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। मैं कोई भी फिलर, भाई आप फिलर ऑप्शंस पढ़ के नहीं फिल करते। आप उस सेंटेंस को पढ़ते हो, आप समझते हो कि फिर आप ढूंढते हो कि भाई यहाँ पर क्या आने वाला है ना। अकॉर्डिंगली आप एक बढ़िया सा वर्ड वहाँ पर जाके फिल कर देते हो एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम थिंग होती है। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ होती है कि हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग नाउन पढ़ने लग जाते हैं, हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, दिस इज फाइन वन। बट सबसे पहले इन माई ओपिनियन कि आपको सबसे पहले सेंटेंसेस के बारे में जानना चाहिए। इसलिए शुरुआत हम लोगों ने सेंटेंसेस से करी हुई थी। कल हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। तो सेंटेंस क्या होता है मैं रिमाइंड करा दूँ, एक क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस क्या है? एक व्यवस्थित शब्दों का समूह है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य है ना, एक व्यवस्थित शब्दों का समूह, और दैट मेक्स अ सेंस, जिसका एक सेंस निकले, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, वही एक सेंटेंस होता है। और उसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसे आप कर्ता कह सकते हैं, प्रेडिकेट विधेय कहते हैं हिंदी में। इट्स नॉट नेसेसरी टू नो इन हिंदी में जानना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन आप जान सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट, कर्ता और प्रेडिकेट विधेय। सब्जेक्ट में भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं एंड प्रेडिकेट में भी एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, राइट। तो इसके दो पार्ट रहे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब उनकी बात करी थी हम लोगों ने टाइप्स की। तो टाइप्स में हम लोगों ने बात करी कि भाई दो तरह से बांटे गए हैं सेंटेंसेस। एक तो स्ट्रक्चर, उनकी बनावट के हिसाब से, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये उनकी बनावट के हिसाब से तीन भागों में उन्हें बांटा गया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। अब उनकी टोन और मूड के हिसाब से दो तरह से बांटे गए थे, स्ट्रक्चर और टोन और मूड। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, एंड एज पर द टोन और मूड उन्हें बांटा गया था 5 तरह से। असर्टिव, जिन्हें हम डिक्लेरेटिव भी कह रहे थे कल, और उन्हें फर्दर अफर्मेटिव या नेगेटिव में बांटा गया था। सो असर्टिव, डिक्लेरेटिव, जिन्हें फर्दर अफर्मेटिव, नेगेटिव में बांटा गया। और दूसरा टाइप इंटरोगेटिव, जिन्हें हम यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव प्रश्न पूछते हैं, जिनमें यस नो टाइप वाले और WH वर्ड वाले। और द थर्ड वाज इंपरेटिव सेंटेंस, जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, ये सारी बातें होती हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें सडन फीलिंग्स होते हैं हार्ट के, सरप्राइज, हैप्पीनेस, जॉय, राइट, ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड द लास्ट वन वाज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव, जिनमें हम विश करते हैं किसी को, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, या मे यू लिव लॉन्ग, आप खूब जिए, और या फिर ब्लेसिंग्स और कर्सेस, आप कुछ बुरा भला भी कह सकते हो उन सेंटेंसेस की मदद से। सो गाइज, ये रहे आपके सेंटेंस के टाइप्स। अब इनसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस के बारे में इतना ही जानकर के बात नहीं बनती। सेंटेंसेस जब तक आपको क्लॉजेज नहीं आएंगे। अब बारी आती है क्लॉजेज की। तो भाई ये क्लॉज क्या है, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉजेज पे। तो टॉपिक इज द क्लॉज। क्लॉज क्या है? सो गाइज, क्लॉज कुछ और नहीं, ये भी एक सेंटेंस ही है गाइज। क्लॉज कुछ और नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ सेंटेंस, बट येस थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ज़रूर, तभी इसका नाम डिफरेंट है, क्लॉज नाम दिया गया है इसमें। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जस्ट लाइक सेंटेंसेस। मैं लिख नहीं रहा हूँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं मेन चीज़ लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ कि उसमें और क्या होता है। हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हैविंग सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या होता है, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जैसे एक सेंटेंस में होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई ये मीनिंग इनकम्प्लीट भी रख सकता है और इनकम्प्लीट भी रख सकता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग।
सो गाइस क्लॉज के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो दिस इट हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और इसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। सो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है भाई। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट God is Almighty. God is Almighty। सेंटेंस क्या है कि He told me। अगर आपसे मैं कहूँ सेंटेंस कितने सेंटेंसेस इसमें लिखे हुए हैं, तो शायद कुछ बच्चों के आंसर्स आए कि भाई यहाँ पर तो 2 सेंटेंसेस हैं, बट एक्चुअली वो 2 सेंटेंसेस नहीं, वो क्लॉजेज हैं। सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस एक ही है गाइज। जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंसेस होते हैं। सो देर इज़ ओनली वन पीरियड और फुल स्टॉप को पीरियड भी बोल सकते हो। सो देर इज़ ओनली वन फुल स्टॉप। सो एक ही सेंटेंस है बट इट हैज़ मोर देन 1 क्लॉजेज। यहाँ पर एक से ज़्यादा बस क्लॉजेज हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ क्लॉजेज कहाँ कहाँ हैं। सो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। क्या बताया? अब वो बात आगे पता चलने वाली कि भाई क्या बताया गया। दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑलमाइटी मतलब ओमनीपोटेंट है ना, बहुत ज़्यादा शक्ति, सब कुछ कर सकते हैं वो। सो ही इज सर्वशक्तिमान, गॉड इज ऑलमाइटी। तो यहाँ पर 2 क्लॉजेस दिख रहे हैं हम सबको गाइज। एक तो ही टोल्ड मी एंड नेक्स्ट इज दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर 2 क्लॉजेस हैं। अब ये क्लॉजेस के जरूर टाइप होंगे। तो अब आपको क्लॉज समझ में आई ना। यहाँ पर क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, राइट। लेकिन एक इसमें से मेन क्लॉज बनने वाला है दोस्तों। एक क्या बनने वाला है? मेन क्लॉज, या फिर उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। और क्या क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट बेहतर होगा आप उसे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज बोलें। अब ये क्या है फिर? ये दूसरा टाइप, क्लॉज का दूसरा टाइप, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। गाइस 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जिनमें होता है, और वो कंप्लीट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अगर आप ये सेंटेंस हटा दें और आप केवल इतने इस पार्ट को पढ़ते हैं, इस क्लॉज को पढ़ते हैं, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ये बात कंप्लीट है अपने आप में। उसने मुझे बताया, सामने वाले को पता है क्या बताया गया है, तो ये बात कंप्लीट है अपने आप में। लेकिन अगर आपसे केवल इतना पढ़ने को कहा जाए कि भाई दैट गॉड इज ऑलमाइटी, कि ईश्वर, इसका मतलब क्या निकलता है? इस दैट का मतलब क्या है? कि छोटा सा कंजंक्शन है ये, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर इतनी बात कही जाए तो ये इनकम्प्लीट है, ये अकेले नहीं लिखा जा सकता। ये ज़रूर किसी न किसी में जुड़ने वाला है, ये हिस्सा किसी न किसी में जुड़ने वाला है गाइस। सो ये इनकम्प्लीट है। ये क्या है? इनकम्प्लीट है। तो ये कंप्लीट मीनिंग रखता है और ये इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है। सो गाइस दिस इज द मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज क्यों है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों है, तो मैं आपको बताऊं कि ये मेन क्लॉज भाई ये अपने आप में कंप्लीट है। इसका मीनिंग, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ और ज़रूरत नहीं है, ये हमने लगाया ज़रूर है, लेकिन इसे, ये अपने आप में कंप्लीट, अगर हम इसे हटा दें तो ये सेंटेंस, ये वाला क्लॉज, ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट कि ये वाला क्लॉज हम इसे हटा दें तो ये वाला कंप्लीट नहीं होने वाला। तो इसे ज़रूरत है, इसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे ज़रूरत है, इसीलिए इसे मेन क्लॉज कहा गया है, प्रिंसिपल क्लॉज कहा गया है। इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर बैठा हुआ है, और लेकिन इसे ज़रूरत है, ये निर्भर है। सबऑर्डिनेटिंग मतलब सबऑर्डिनेटर्स जो निर्भर होते हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स पर, तो ये भैया सबऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये अपने मेन क्लॉज, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। और अगर आप चाहें तो आप इनके सीक्वेंस को इधर से उधर कर सकते हैं। कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ख्याल होगा कि सर क्या हम इसे पहले लिख सकते हैं कि दैट गॉड इज़ ऑलमाइटी, ही टोल्ड मी सो, ऐसा उसने हमको बताया। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपका यही रहने वाला है जो दैट से शुरू हो रहा है, और ये भैया आपका मेन क्लॉज ही रहने वाला है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं इन बारे में, और ज़्यादा मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज इनके बारे में बात शुरू करते हैं। तो अब बात आपको समझ आ गई कि क्लॉज क्या होता है।
क्लॉज जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट रखता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ में, और वो दो तरह के होते हैं, मेन क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। आप ज़रा टाइप पर और ज़्यादा बात करते हैं कि भाई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कितने तरह से हो सकते हैं या फिर मेन क्लॉजेस कितने तरह से हो सकते हैं। सो कैन आई इरेज इट प्लीज? यस आई कैन। ओके गाइस, सबऑर्डिनेटिंग मैं शुरू करूंगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको शुरू में पढ़ लेते हैं। सो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की अगर बात करें, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? तो मैं बता दूं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, जो निर्भर होता है अपने मेन क्लॉज पर, और ये इसके टाइप कितने होते हैं। तो ये भैया आपके सामने तीन तरह से आने वाला है। एक तो नाउन क्लॉज बन करके, चलो इसे हटा देते हैं, और ये यूज़ करते हैं नाउन क्लॉज। क्या नाउन क्लॉज बन करके आ सकता है आपके सामने? और क्या बनकर आ सकता है आपके सामने? एडजेक्टिव क्लॉज बनकर आ सकता है। देखिए बात चल रही है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की, और ये नाउन क्लॉज बनकर आपके सामने आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज बनकर आएगा आपके सामने, या फिर एडवर्ब क्लॉज। गाइस एडवर्ब क्लॉज बनकर आएगा आपके सामने। ये तीन तरह से होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, तीन तरह की होती है। ये नाउन क्लॉज हो सकता है, क्या हो सकता है? नाउन क्लॉज बनकर आ सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनकर आ सकता है, और एडवर्ब क्लॉज बनकर आ सकता है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज कैसे कैसे बनकर आने वाला है तो ज़रा देख लेते हैं। तो ये तीन टाइप हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास कहीं पर। अब देखते हैं कि नाउन क्लॉज कितने तरह से हो सकता है। मैं इरेज कर देता हूँ, नाउन क्लॉज कैसे कैसे हो सकता है। नाउन क्लॉज एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट, वही पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, दैट गॉड इज ऑल माइटी। आसान आसान एग्जाम्पल्स, बहुत मुश्किल नहीं रखने हैं। दैट गॉड इज ऑल माइटी इज known to all। दैट गॉड इज ऑल माइटी, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और ये बात इज known to all, सबको पता है। सो गाइज ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है इस इज के लिए, इस प्रेडिकेट के लिए, इस पूरे प्रेडिकेट के लिए ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। कि इज व्हाट इज नोन टू ऑल, क्या चीज़ सबको पता है। दैट कि गॉड इज ऑल माइटी, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इज ये बात नोन टू ऑल, सबको पता है। तो ये भैया सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इसलिए इस ये है नाउन। सब्जेक्ट की जगह पर क्या आते हैं? एक्चुअली नाउन आते हैं, या फिर प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो किसी एंगल से नहीं है, ये ऑफ कोर्स क्या है? नाउन क्लॉज है। ये क्या है? नाउन क्लॉज है। और कैसा वाला नाउन क्लॉज है? सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब। इसे आप क्या कह सकते हैं गाइस? सब्जेक्ट टू वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट टू वर्ब कह सकते हैं, कि भाई ये किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट टू वर्ब, लेकिन वो क्या है? एक नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज से भी पहले वो क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इज दैट क्लियर गाइस? यस। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये तरह से आ सकता है नाउन क्लॉज, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ऑब्जेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वर्ब का रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब का रिजल्ट होता है। मैं गाइस सब्जेक्ट टू वर्ब, ये सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन रहा है। बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है कोई क्लॉज आए और वो ऑब्जेक्ट बन जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दूं होता क्या है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ही सेंट अ लेटर, ही सेंट अ लेटर। उसने क्या भेजा? उसने एक लेटर भेजा। आपको पता है भाई ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के जगह पर एक प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। सब्जेक्ट के स्थान पर एक प्रोनाउन यूज़ किया गया है, और ये वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? ये वर्ब है आपका। फिर ये क्या है?
आप कहेंगे सर ये एक आर्टिकल है एंड दिस इज़ अ नाउन। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, लेकिन ये नाउन इस वाक्य में कैसे आ रहा है? तो भाई ये वाला नाउन आपका आ रहा है इस ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे काम कर रहा है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप वर्ब का ये रिजल्ट होता है, वर्ब का प्रभाव अपने ऑब्जेक्ट पर जाता है सीधे रूप से। जैसे आप पूछे भाई क्या भेजा गया, तो आपका आंसर आएगा कि भाई लेटर भेजा गया। तो ये रिजल्ट है, ये एक्चुअली क्या है? इस वर्ब का रिजल्ट ऑब्जेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ही सेंट अ लेटर टू मी, ही सेंट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र भेजा। पत्र भेजा गया, लेकिन किसे भेजा गया? मुझे भेजा गया। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है गाइज। क्या है? दिस इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब सवाल होता है कि भाई ये वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो भाई इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप कौन सा डायरेक्ट है? तो जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जो वर्ब का डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या भेजा गया, क्या दिया गया, क्या खरीदा गया, क्या कहा गया, तो जो चीज़ डायरेक्ट रिजल्ट होती है, समझ गए होंगे आप कि क्या दिया गया, क्या भेजा गया, वो चीज़ आपकी डायरेक्ट होती है। और जिस व्यक्ति को वो चीज़ की जाती है, ये भी एक प्रोनाउन है और एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन दिस इज इनडायरेक्ट वन, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। और ये कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप चाहें तो आप इनके सीक्वेंस को इधर से उधर कर सकते हैं, है ना। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आप बोलें ही सेंट मी अ लेटर। आप क्या कह सकते हैं? ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे भेजा एक पत्र। ऐसा भी आप कह सकते हैं। उससे होगा क्या? कुछ खास नहीं, एक प्रेपोजिशनल चेंज आएगा। आपने यहाँ प्रेफरेंस दी है लेटर को, ही सेंट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र भेजा। ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे क्या भेजा? एक पत्र भेजा। बस थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे और कुछ प्रेपोजिशनल चेंजेस आएंगे। ये जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने वर्ब के पास में आएगा तो प्रीपोजिशन लेकर नहीं आएगा, और जब दूर जाएगा तो लेकर आ रहा है। चलो, तो ये होता है भैया ऑब्जेक्ट। तो क्लॉज भी, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी, नाउन क्लॉज भी आपका एक ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। जस्ट लाइक जैसे ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आए। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और एक क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। यही वाला ही सेड, इसी को यूज़ करिए। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत मुश्किल सेंटेंसेस आप सामने रखें, अपने याद रख पाएँ। बहुत आसान सेंटेंसेस से आप बात याद रख सकते हैं। ही सेड that Ram is a dull boy। बुद्धू, कैसा लड़का? बुद्धू लड़का है। He said, उसने कहा कि राम is a dull boy, राम एक डल बॉय है। तो उसने क्या कहा? मैं फिर से ऑब्जेक्ट याद दिलाऊं आपको कि आप पूछेंगे, आप कहें वर्ब में क्या लगाकर आप पूछ सकते हैं। आप क्या कहा उसने? He said, उसने कुछ कहा, बट क्या कहा? कि भैया राम एक डल बॉय है। दैट राम इज़ अ डल बॉय। ये रहा आपका मेन क्लॉज और ये रहा आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक ऑब्जेक्ट बनकर नाउन क्लॉज का काम कर रहा है गाइस। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा था इस वर्ब के लिए, ये आपका मेन क्लॉज था और इनकम्प्लीट रहता अगर इसके पास ये सब्जेक्ट नहीं होता तो। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि भैया क्या कहा उसने ये कहा कि राम एक डल बॉय है। राम इज़ अ डल बॉय, राम इज़ अ डल बॉय। सो दिस इज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशंस के भी अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने का काम करती है, जोड़ देती है, रिलेशन क्रिएट कर देती है, पोजीशन क्रिएट कर देती है। तो उसका भी अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ करता है गाइस।
तो आप देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बन सकती है एक प्रीपोजिशन के लिए, एक क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बन सकता है एक प्रीपोजिशन का। जैसे यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया। रिलायंस वर्ड सबने सुना होगा। रिलायंस इसी वर्ब की नाउन है। रिलायंस मतलब विश्वास, भरोसा, हाँ, क्रेडिबिलिटी। सो यू मस्ट रिलाई, आपको भरोसा करना चाहिए। ऑन वॉट आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया। वॉट आई टोल्ड यू ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है एंड दिस इज द मेन क्लॉज। और यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट। ये क्लॉज एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है इस प्रेपोजिशन के लिए। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। तो गाइस आपका नाउन क्लॉज देखिए कितने तरह से आपके सामने आ रहा है। एक तो सब्जेक्ट बन पा रहा है, ऑब्जेक्ट भी बना जा रहा है, और ऑब्जेक्ट फॉर अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अगेन इसको थोड़ा फर्दर लेते हैं आगे। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब एक नया वर्ड आ गया आपके सामने कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड्स होते हैं भाई, आपको वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं दोनों वर्ड्स आपके सामने लिख दूं। दो कॉम्प्लीमेंट्स हुआ करते हैं, एक तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ये वाला कॉम्प्लीमेंट, COMPLIENT। सो दिस इज वन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अनदर वन। और जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो ये है जिसका अर्थ होता है पूरक। पूरक आपने सुना होगा। पूरक का अर्थ क्या है? जो पूरा करे, जो किसी चीज़ को पूरा करता है। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं और अगर एक प्लेन हो तो वो चलने वाला नहीं है। अब शोले की बात मत करना, वो फिल्मों में था। सो पूरक मतलब जो कंप्लीट करे, दिन रात, है ना, दिन रात, तो पूरा करती है ये चीज़ को। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सम्मान। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मान। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। सो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंसिएशंस आर सेम, इनके उच्चारण बिल्कुल सेम है। सो गाइज बी केयरफुल, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है, बस इतना सा फर्क है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज दिस वन। तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे द रीजन of Ram's failure, the reason of Ram's failure in the exam is that, क्या है भाई? रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम। एग्जाम में राम के फेलियर का रीजन क्या है? और वो रीजन है इज दैट ही इज केयरलेस। ही इज केयरलेस। भाई कॉम्प्लीमेंट देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट जनरली हम लोग एक्चुअली इज एम आर से, जो टू बी वर्ब्स हैं, होना बतलाने वाली वर्ब्स, टू बी वर्ब्स। क्या गाइज? टू बी वर्ब्स। कौन से वर्ब्स? टू बी वर्ब्स जो इज एम आर होती हैं आपकी। इज एम आर, वॉज, वर, ये आपके टू बी वर्ब्स। टू बी मीन्स होना बतलाने वाली वर्ब्स हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है भाई। तो क्या है? डॉक्टर। तो ये होना बतला रही है। अगर आप पूछेंगे इसमें मेन वर्ब क्या है, तो भैया यही मेन वर्ब है, जो कुछ है यही है। तो उसका होना बताया गया। क्या बताया गया? डॉक्टर। अब आपसे कहा जाए डॉक्टर कौन है, तो आप कहेंगे भाई ही है, और ही कौन है? तो ये डॉक्टर है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। तो जनरली जो टू बी वर्ब्स होती हैं ये मेन वर्ब का काम करती हैं और ये दो कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ रही होती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए भैया एक कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, इज एम आर की हेल्प से जुड़ा हुआ, और वो क्लॉज के रूप में है। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। ये खुद ही एक सब्जेक्ट बन पा रहा है, खुद ही एक सब्जेक्ट है, ये एक क्लॉज नहीं है। लेकिन क्लॉज आगे आया हुआ है, इसके बाद आया हुआ। देखिए दैट
ही इज केयरलेस। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट, तो ये रहा आपका एक क्लॉज, यहाँ से शुरू हुआ है ये और यहाँ तक गया हुआ है। तो द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम, द रीजन कारण ऑफ राम्स फेलियर, राम के फेलियर का, इन द एग्जाम, एग्जाम में राम के फेलियर का कारण इज है, वो क्या है, दैट ही इज केयरलेस। गाइस क्या, कि वो केयरलेस है, कि वो कैसा है भाई, केयरलेस है, यही कारण। तो ये जो इसके बाद लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट बन पा रहा है, ये पूरा क्लॉज भाई आपका, ये पूरा क्लॉज इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए है। और ये सब्जेक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके लिए, ये भी भाई इसी क्लॉज के लिए है गाइस, कि राम के फेल होने का रीज़न क्या, कि वो केयरलेस है। वो केयरलेस है, उसकी वजह क्या, उसकी वजह क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला, कि राम का फेलियर इन द एग्जाम। ये दोनों बातें एक ही हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो पूरक हैं। ये दोनों बातें कैसी हैं, पूरक हैं। तो गाइस ये रहा भैया आपका कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ओके, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, है ना। वर्ब के लिए ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, टू बी वर्ब से जुड़ा करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। इज एम आर होना बतलाने वाली वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर्ब। तो ठीक है भाई, एक और है जो नाउन क्लॉज बन सकता है और वो है आपका अपोजिशन केस। एक नया वर्ड आपके सामने अगेन आ गया, अपोजिशन केस। गाइज ये क्लासेस थोड़े महंगे, थोड़े मुश्किल ज़रूर लग रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आपने क्लॉज पूरा पढ़ा तो आपकी 60% से ज़्यादा प्रॉब्लम सेंटेंसेस पढ़ने की, और सेंटेंस में जो प्रॉब्लम होती है आपको, एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है आपको, प्रॉब्लम सिर्फ वर्ड से नहीं होती। मैं आपको सच बता दूं, आपको प्रॉब्लम वर्ड से नहीं है, आपके पास सफिशिएंट वर्ड्स होते हैं। हम रेगुलर लाइफ में इतनी इंग्लिश आपके सामने हमेशा से आती रही है कि आप समझ सकते हैं 70% इंग्लिश आप समझ सकते हैं, बस 40% 30% वर्ड्स मुश्किल, एग्ज़ाम में मुश्किल रख दिए जाते हैं कि जैसे कि आपकी वकैब चेक कर ली जाए कि आपकी वकैब कितनी अच्छी है, वरना आप में समझ होती है लेकिन आपको सेंटेंसेस एक्चुअली नहीं समझ में आ रहे होते। तो और सेंटेंसेस क्लॉजेस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, क्लॉजेस की इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, हमारा क्लॉज हम नहीं जानते ढंग से, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होती है। इसलिए गाइज इनको बड़े मन से पढ़ना, और मुझे आशा है कि इसके बाद आपकी 70% प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। सो बी विद मी, बने रहिए। अपोजिशन केस, लास्ट वन इज अपोजिशन केस। अपोजिशन क्या है, आप पोजीशन वर्ड को याद रखिए। पोजीशन मतलब जानते हैं स्थान, है ना। तो एक अपोजिशन केस होता है, जैसे आपको याद होगा कि टैगोर कॉमा द ग्रेट पोएट, टैगोर कॉमा द ग्रेट पोएट, Tagore, the great poet, was known to all, was known all over the world. पूरी दुनिया में टैगोर साहब को जाना जाता है। टैगोर, देखिए टैगोर कॉमा एंड द ग्रेट पोएट, ये जो शब्दावली प्रयोग करी गई है, ये जो दो वर्ड्स आ रहे हैं, ये किनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके पास में इनकी पोजीशन है और ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट दिस वर्ड, राइट। तो इसे कहते हैं अपोजिशन केस ना। इसके पास अपना कुछ खास सब्जेक्ट वब्जेक्ट, यहाँ तो केवल से एक सिंगल वर्ड आया है, तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, और लेकिन ये एक अपोजिशन केस है। दिस इज एन अपोजिशन केस ऑफ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस का अपोजिशन केस है। अब इसमें मैं एक क्लॉज लगा सकता हूँ। तो गाइज ये कहलाता है अपोजिशन, जब हम किसी नाउन के बगल में, साइड में ही, उसी पोजीशन के साइड बाय साइड हम एक दूसरी क्लॉज या वर्ड्स रखते हैं, तो उसे हम अपोजिशन केस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्लॉज लाने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग क्लॉज लाने की कोशिश करते हैं। क्लॉज जैसे द न्यूज़ दैट गांधी जी, the news that Gandhi ji was shot dead, the news that Gandhi ji was shot dead spread like wildfire, spread like
वाइल्ड फायर, आग की जंगल की आग की तरह। द न्यूज़, कौन सी न्यूज़? दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, अपोजिशन केस है, आप रख सकते हैं कॉमा। द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड, वो न्यूज़ कौन सी वाली न्यूज़? उसके पास में ही हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी विद द हेल्प ऑफ अ नाउन क्लॉज कि भैया उन्हें गोली मार दी गई है, ही वॉज शॉट डेड। ये वाली न्यूज़ कैसे फैल गई थी? स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, एक जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई। तो भैया ये रहा आपका अपोजिशन केस। तो नाउन क्लॉज क्या है? ये अपोजिशन केस आप कह सकते हैं, अपोजिशन केस। कौन सा केस गाइस? अपोजिशन केस। ये नए नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, आप इन्हें, ये डेटा आप अपने पास नोट डाउन करके आप इनके नोट्स बना सकते हैं और इन्हें रिवाइज़ करें एक दो बार। यकीन रखता हूँ आपको बिल्कुल आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म होने वाली, जड़ से खत्म होने वाली है। सो गाइज, द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अपोजिशन केस है ये। कैसा केस? अपोजिशन केस। आपको समझ आ गया था, इसके पहले वाला भी एग्जाम्पल आप उसे लिख लें कहीं। और ये एक अपोजिशन केस। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का पहला टाइप। नाउन क्लॉज इन 5 तरह से आपके सामने आने वाला है गाइज। ओके, तो आई होप आपको नाउन क्लॉज तो समझ में आ गई होगी। मैं इसे इरेज करता हूं और बढ़ता हूं आगे एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। ओके गाइस, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज दूसरा टाइप इसका क्या है? अभी अभी हम लोगों ने नाउन क्लॉज पढ़ा हुआ है। कंजंक्शन दैट की हेल्प से नाउन आपको बनता हुआ दिख रहा था हर जगह पर, है ना, ज़्यादातर। और अब बात आती है एडजेक्टिव क्लॉज की। तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव गाइस किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसकी क्वालिटी शो करता है, उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड कर देता है। जैसे राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय, राहुल एक स्मार्ट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, इंडस्ट्रियस बच्चा है, मेहनती बच्चा है। तो ये सारे वर्ड्स इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? उस नाउन के लिए। सो बॉय जैसे नाउन के लिए वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। फाइन, तो एडजेक्टिव भाई आपको समझ आती है। तो ये क्लॉज भी क्या एडजेक्टिव बन सकता है? तो हाँ भाई बन सकता है। अगर वो नाउन बन सकता है तो वो एक एडजेक्टिव भी बन सकता, हो सकता है कि वो एक एडजेक्टिव भी बन जाए, बिल्कुल बन जाता है। देखिए कैसे बन जाता है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हाँ, द डॉग, I saw a dog. I saw a dog that was lying I saw a dog, मैंने एक कुत्ता देखा और that was lying on the road, जो रोड पर पड़ा हुआ था। तो ये भैया जो डॉग है, यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है। ये मेन क्लॉज है आपका, ये मेन क्लॉज है, यहाँ पे बात ख़त्म। मैंने एक कुत्ता देखा, बट फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई कि द डॉग दैट वॉज लाइंग ऑन द रोड, वो कहाँ लेटा हुआ था? दैट वॉज लाइंग ऑन द रोड, वो रोड पर लेटा हुआ था, वो कहीं गली नुक्कड़ पे नहीं बैठा हुआ था, वो रोड पर लेटा हुआ था। सो भैया ये जो है ये आपका एक इस डॉग को एक्सप्लेन करती हुई पूरी क्लॉज है। ये क्लॉज जो है ये इस डॉग को एक्सप्लेन कर रही है। किसको एक्सप्लेन कर रही है? डॉग को, कि भैया कैसा कुत्ता, दैट वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सो गाइस, दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है दैट की हेल्प से बना हुआ। आप यहाँ विच भी रख सकते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए आप विच भी लगा सकते हैं। दैट इज़ अ कॉमन वन, दैट एक कॉमन है। आप पर्सन्स के लिए भी ला सकते हैं और एनिमल्स के लिए भी ला सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ला सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही गेव मी कैमरा, ही गेव मी अ कैमरा, ही गेव मी अ कैमरा,
विच वॉज वेरी चीप, जो कि काफ़ी सस्ता था। चीप मतलब सस्ता, चीप एंड कॉस्टली। और डियर मतलब भी महंगा होता है ना, डियरनेस अलाउंस मिलती है, DA मिलता है आपको, डियरनेस अलाउंस, डियर मीन्स महंगा। ही गेव मी अ कैमरा विच वॉज वेरी चीप, उसने मुझे एक कैमरा दिया और वो भैया बहुत सस्ता था। ठीक है, तो ही गेव मी अ कैमरा, बात यहाँ से कंप्लीट होती है, बात यहाँ से कंप्लीट हो रही है, मेन क्लॉज है, दिस इज द मेन क्लॉज। लेकिन इस कैमरा को, ये कैमरा जो कि एक नाउन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है एक क्लॉज की। एक पूरा क्लॉज का क्लॉज आया एक्सप्लेन करने के लिए उसे, कि विच वॉज वेरी चीप, कैसा था कैमरा, हाउ वॉज द कैमरा वॉज वेरी चीप। तो भैया ये रहा विच, एक छोटा सा कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे कहते हो आप। तो दैट, विच, वेयर, ये सारे वर्ड्स मिलकर, ये सारे वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाने में, कुछ इस तरह से। तो भैया उस कैमरा को, नाउन को एक्सप्लेन किया गया कि विच वॉज वेरी चीप, दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन गाइज, दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या है भाई, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, याद रखिए आप, ये रहा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज था ऊपर वाला आपका। चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल where I was taught। दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है where I was taught, जहां पर मुझे पढ़ाया गया था, यही वो स्कूल है। सो दिस इज द स्कूल, स्कूल इज द नाउन, वो नाउन है। और ये पूरा क्लॉज भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। गाइस समझ आ रही है? तो ये आपके दैट, विच, वेयर मार्क करने वाले हैं, यही आपकी हेल्प कर रहे हैं एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए। उनसे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक नाउन आया हुआ है हर जगह, है ना, एक नाउन या प्रोनाउन आ जाए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा क्लॉज आ जाए, तो ये वो रहता है एडजेक्टिव क्लॉज। वेरी इजी, सो इजी। तो वेयर हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, एंड व्हेन हो सकता है ना। एक और एग्जांपल लिख दें, दिस इज रीजन why, this is the reason why she was this is the reason, यही वो कारण है। अब इस कारण को, रीज़न अपने आप में नाउन है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरा क्लॉज आया हुआ है, why she was weeping। तो भैया ये इस नाउन के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज बनने वाला। सो गाइस एडजेक्टिव क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर होगा, थॉरली क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा एडजेक्टिव, दूसरा टाइप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, दैट वाज एडजेक्टिव क्लॉज। और ये बनता है आपके बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस की हेल्प से, दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई। ओके गाइस, सो दिस इज सो इजी। चलो लेट्स गो फर्दर। एडवर्ब क्लॉज, द लास्ट वन, एडवर्ब क्लॉज। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है आपको कंजंक्शंस की, यहीं से आपके कंजंक्शंस भी क्लियर होने वाले हैं, क्लॉजेस भी क्लियर और कंजंक्शंस भी क्लियर, दो टॉपिक्स एक साथ आपके क्लियर होने वाले हैं। So let's go, take a snapshot, screenshot as you say। So guys, हम लोगों ने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस पे नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ ली है, बहुत ही डिटेल्ड रहा है। आप इसे बिल्कुल गांठ बांध कर पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं जब तक इसे समझ, बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, नोट बनाए। अगर कोई डाउट्स होता है तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, आपके डाउट्स 100% 24/7 सॉल्व होने वाले हैं, बिल्कुल डाउट में। और इसे करते ही आपके 70% ना, अगर आपने ये क्लॉज चैप्टर ढंग से करा तो आपकी 70% इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म होने वाली गाइज, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। सो प्लीज़ आप करते हैं, आगे मिलते हैं अगले टर्न पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।